ऑलराइट, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं। द न्यू टॉपिक इज बच्चों, ये जो एमीटर वोल्टमीटर जिसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। नाउ विल डिस्कस ओम्स लॉ, जो कि बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन इधर ही बोर्ड और एनटीएसी की बात करो। ये जितने भी एग्जाम है, ओम्स लॉ बेस्ट जो आपके फॉर्मूला डिज़ाइन होगा वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी क्या बोल रहा है ओम्स लॉ में कि दिस लॉ स्टेट दैट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होएगा, फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज़्यादा होएगा। रिलेट करते हैं, जैसे आपने एक पानी की टैंक को अपने रूम के बगल में रखिए, उसी में नल वल फिट कर दीजिए और पानी खोलिए, प्रेशर बहुत कम होगा, पानी गिरेगा नहीं भी गिर सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस किसके किसके बीच में, प्रेशर डिफरेंस जो, ये देखिए ऐसा आपने टैंक लगाया, पानी इसमें आपने डाल दिया और यहाँ पे आपने नल बना दिया ऐसे, तो हो सकता है पानी आए, हो सकता है क्या आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ और यहाँ के कारण पोटेंशियल जो वाटर का प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इसमें, जिसके कारण वाटर नीचे आएगा वो बहुत कम है। आप एक काम करिए, आप इसको ये वाले पार्ट को हटा दीजिए अभी और इसको 3 मंजिला में रखिए। अंडरस्टैंड? ये बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है, ठीक। यहाँ पे टैंक को रखिए, पानी भरिए और कनेक्ट करके यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, यहाँ से पानी खोलना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पानी का जो प्रेशर होगा वो कंपेयर टू बहुत हाई होगा। अब एक काम करिए, 20 बिल्डिंग, 20 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर रखिए और ग्राउंड फ्लोर पे आप टैप को ऑन कीजिए, तो जो वाटर का फ्लो होगा वो अब बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ आप वाटर टैप को लगाए हो और जहाँ टैंक को रखे हो, उसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बिकॉज ऑफ दैट, उसी के कारण यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप देते हो, तो जो चार्ज का फ्लो है वो बहुत तेज हो जाता है और दैट इज़ वाई किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? ओम्स बोल रहा है कि जो भी कंडक्टर के अक्रॉस में फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब आप एक बैटरी लीजिए, ठीक है, और बैटरी को कनेक्ट करिए एक कंडक्टर से, ठीक है। ऐसा कंडक्टर ले लेता हूँ मैं, इसको कनेक्ट करिए। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट ये क्या कर रहा है? ये इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जितना तेज इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा उतना तेज भागेगा, और जितना तेज भागेगा इलेक्ट्रॉन वो होगी इसकी फ्लो ऑफ चार्ज, राइट है। आप बैटरी को बड़ा करिए, 15 वोल्ट ले लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन को बहुत मतलब इससे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ उसको पुल करेगा। आप इसको 150 वोल्ट ले लीजिए, आप इसको 250 वोल्ट ले लीजिए। तो हर बार क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप इंक्रीज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप बोलते हो कि करंट इंक्रीज हो गया है। तो यही ओम्स साहब बोल रहे हैं क्या, कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जो फ्लो ऑफ चार्ज है या तो करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हैं। शर्त क्या रखा उन्होंने कि इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप पढ़ोगे कि किसी भी वायर में आप करंट को फ्लो कराते हो तो वो हीट हो जाता है, हीट होने के कारण वो मेल्ट होने के उसके चांसेस है। फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी से वो एक्सटेंड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप किसी लोहे को गर्म करिए तो उसके बड़ा होने की टेंडेंसी होती है, समझ गए? वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं होएगा, क्योंकि वो होगा तो एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, वो चेंज हो जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ओम्स क्या बोल रहे हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हो। क्लियर? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता ब्रो? मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। आप कह रहे हो जितना करंट की वैल्यू चेंज करेगी ये इस पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं भी तो ये भी कर सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, दैट आई विल राइट आर। आर यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और इस कांस्टेंट को यहाँ पे बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, एकदम कांस्टेंट, ठीक, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो क्लियर है। ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि किसी भी वायर में जो करंट भागेगा वो करंट डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, जब मैंने ये लिखा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये लिखने के बाद मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया तो यहाँ एक कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे को मिला है वो क्या मिला है, V इज इक्वल टू आई आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V बाई आई इज इक्वल टू आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस बोलेंगे, और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है क्योंकि R कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ये तीनों इक्वेशन बहुत काम का है और तीन इक्वेशन आपको किसी भी हालत में याद रखनी है, बिकॉज इस पे कम से कम मैं आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी नहीं, आपका 10th है, आप 12th वाले लेक्चर में जाओगे तो इस पे बेस्ट मैं आपको 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, R is equal to V by I is equal to V by R, where V is potential difference, I is electric current, R is resistance which is a constant। ठीक है, समझ गए, यही ओम्स ने दिया था। यहाँ पे दो कंडक्टर होता है, एक ओमिक कंडक्टर होता है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। ठीक है, ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या होता है मैं अभी आपको बता दिया, और एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसके बेस्ट एक ग्राफ भी होता है। ठीक, तो what I explained here, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट I is equal to V by R। ठीक है, ओम्स लॉ में I is equal to V by R, अभी हमने इक्वेशन देख लिया था, इसके दो फॉर्मूला और हमने लिखा था क्या, V is equal to IR और R is equal to V by I। तो तीन इक्वेशन आपको याद रखना। देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फ्रॉम देयर विल ब्रेक एंड विल गेट V is equal to RI। ठीक, तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला 150 क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो टोटल रेजिस्टेंस बेस्ट ही है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। द स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर, द इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। एक्चुअली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, रेट ऑफ फ्लो करंट भी बोलेंगे, चलो नो प्रॉब्लम। द फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करेगा वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो कुछ देर पहले कांस्टेंट था। ठीक है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रिक करंट। यही तो था रेशियो, जो वो आई इज आर को यहाँ पे उठा लूँ तो V बाई आई एक रेशियो ही बन जाएगा। ठीक है, अब समझो रेजिस्टेंस क्या बोला, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी जो डिस्टर्ब करता है फ्लो। अब मैं समझाता हूँ कैसे डिस्टर्ब करता है, किस टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं। क्या वो पकड़ लेता है, वो जाने नहीं देता, मारता है, पीटता है, क्या करता है, किस टाइप का डिस्टर्बेंस है एक कंडक्टर के अंदर जो उसको फ्लो होने से रोक रहा है। देखो, ये कंडक्टर है, तो जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यहाँ पे जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, एकदम करोड़ों के तादाद में, एक दो नहीं है भाई, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी बॉडी में, मेरे में वो इतने हैं, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस में पकड़ लूँ लाइव वायर तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भागना चालू हो जाएगा, और वो भागेगा तो हीट अंदर क्रिएट होगा और मैं मर जाऊंगा तुरंत। ठीक है, अब समझना, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैं आपको बताता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भागना चालू करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड भागेगा, मतलब अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, पर पॉजिटिव चार्ज भागता नहीं है अपने केस में, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक, तो आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन भागने लगे, तो भागने लगे तो डिस्टर्बेंस कहाँ आया, रेजिस्टेंस है कहाँ, समझो यार, अबे रेजिस्टेंस है कहाँ, क्या किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको क्या लगता है, एकदम स्मूथली आर्मी की तरफ भागते हैं कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ स्मूथली चल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, ये पागलों की तरह भागता है, ऐसे एकदम रैंडमली भागता है।
तो मैं बोल दूँ इस रूम में, क्लासरूम में मान लो हम लोग 20 बच्चे बैठे हुए हैं और सब ने बोल दिया अचानक छुट्टी। छुट्टी का तरीका क्या है, आप बाकायदा निकलो 1 by 1 ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, सब भाग रहे हैं, जिधर उधर भाग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप जिधर जाना चाहते हैं स्पेशली उधर जा नहीं पाओगे। क्या होगा, आप जाओगे एक बंदे से टकराओगे, फिर जाओगे दूसरे बंदे से टकराओगे। तो हर बार आप क्या हो रहे, टकराने के कारण जो आपका एक टारगेट है, आपका गेट एक टारगेट है जहां से आपको निकलना है, वो बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल के भागना चाहता है ऐसे, तो इसको बीच में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, टकरा के इधर आ जाता है, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, फिर टकरा के इधर चल जाता है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, टकरा के इधर चल जाता है। तो इसको एक्चुअली में जाना यहाँ पे, लेकिन हर बार ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से वो आपस में कोलाइड कर जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ कॉलिजन उसका टाइम लॉस हो रहा है, फिर वो दूसरे से कोलाइड हो रहा है, फिर तीसरे से कोलाइड हो रहा है, और जहां पे एग्जैक्टली में वो जाना चाहता वहां जाता तो है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग कॉलिजन बहुत कोलाइड करता है वो, और वही कोलिजन को बोलते हैं डिस्टर्बेंस, और वही डिस्टर्बेंस को बोला जाता है रेजिस्टेंस। समझ गए, किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी टकराता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बहुत सारे होंगे, एटम भी बहुत सारे होंगे, तो वो एटम से भी टकराएगा, पॉजिटिव चार्ज से भी टकराएगा, आपस में इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। तो हर बार टकराने के कारण वो अपने जो एग्जैक्ट पाथ है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल टेक टाइम, और उसका पाथ भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। जैसे हम लोग जाते हैं, रोड पे जाते हैं, समझो, अब मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो आप निकले दिल्ली से और आपको जाना है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई जा रहे हो, तो आप जा रहे हो कार से जा रहे हो, तो एक स्पीड ब्रेकर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला। तो स्पीड ब्रेकर क्या कर रहा है आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीड ब्रेकर, गवर्नमेंट ने लगाया क्यों, आपने अपनी स्पीड को रोका। मान लो आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, आपने देखा हाफ किलोमीटर आगे स्पीड ब्रेकर है, आपने स्लो किया, स्लो डाउन हुए, फिर आपने स्पीड अप किया। तो ये जो स्पीड ब्रेकर था उसने किया क्या, आपकी स्पीड को कम किया, आपको डिस्टर्ब किया, आपके स्पीड को डिस्टर्ब किया। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस है। इसलिए जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ओम लिया जाता है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, और इसका सिंबल बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का काम है डिस्टर्ब करना, चाहे सेफ्टी पर्पज से क्यों ना हो, पर मेरे स्पीड को तो डिस्टर्ब किया ना। ओके, तो स्पीड ब्रेकर का काम है स्लो करना, रेजिस्टेंस का काम है स्लो करना, और ये सिंबल बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड ओम। समझ गए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मतलब 1 ओम को डिफाइन किया गया। रेजिस्टेंस यहाँ पे था दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कैसे फ्लो करता, आपस में डिस्टर्ब होके, आपस में कोलाइड होके। समझे, 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ओके, इसका और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बाय द टाइम यू विल कम टू नो, पर अभी के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता यार, अब मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किन किन बातों पे वो डिपेंड करता। देखो, मान लो आप दिल्ली से इस बार चेन्नई नहीं गए, आप दिल्ली से गए गाजियाबाद, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में आप दिल्ली से गए उसी सेम रास्ते से, ये जो क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ ये आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये गड़बड़ हो गया, चेंज हुआ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे बच्चों आप, ठीक है, ये फिक्स होनी चाहिए। दूसरा बार आप दिल्ली से गए चेन्नई, आपने 2 रास्ते चूज किए जिसमें ये वाला विड्थ फिक्स है। अब देखो, जैसे आप मूव किए तो एक स्पीड ब्रेकर आया, 2 आया, 3 आया, पर अब जब दिल्ली से चेन्नई जाओगे तो आपको 3 से ज़्यादा मिलेगा। लिख के ले लो, मैं दे रहा हूँ, 3 से ज़्यादा मिलेंगे आपको, कम से कम 50 मिलेगा अगर यहाँ 3 मिल रहा है। ये दिल्ली से गाजियाबाद आधा घंटा लगता है यार, पर दिल्ली से चेन्नई आपको फ्लाइट में 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मेरा पाथ बहुत लंबा हुआ तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। मतलब जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेगा तो जितना लंबा रास्ता उसको मिलेगा
जितना लॉन्ग कंडक्टर होगा उतना दूर तक उसको कोलाइड करना पड़ेगा, और जितना दूर तक कोलाइड करेगा उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, क्या क्लियर है, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जितना लंबा पाथ होगा उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट आप देखो, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे लेंथ पे, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक। सेकेंड डिस्टर्बेंस क्या है, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्या मतलब है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब? देखो मान लो एक क्लासरूम में क्लास चल रही है, यहाँ पे गेट है, हम सब बैठे हुए हैं, और इसी बीच में निराली बाहर थी। निराली बाहर कोई काम से गई होगी, और जैसे ही क्लास खत्म होने वाला था निराली अंदर आ रही थी, और बच्चे अब बाहर जाएंगे, क्लास ऑफ हो चुकी है। तो निराली को अंदर आने में जो डिस्टर्बेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे छुट्टी हो गया तो बुरी तरह हम जाएंगे घर यार, तो बहुत तेज़ी से लोग निकल रहे हैं और निराली को अंदर आने में डिस्टर्ब हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि मैं ये वाला गेट को पूरा ओपन कर दूं और अब भी निराली बाहर है। मास्टर जी बोले क्लास ऑफ, सारे बच्चे निकलेंगे, इस वाले पार्ट से निकल सकते हैं, अब निराली को अंदर आना, बताओ डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि बच्चे यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से भी, तो निराली बहुत इजीली अंदर आ जाएगी। डिस्टर्बेंस तो होगा लेकिन फर्स्ट वाले कंडीशन से कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक कंडक्टर लिया ऐसा और दूसरा कंडक्टर लिया ऐसा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भागेगा इसको जितनी डिस्टर्बेंस यहाँ मिलने वाली है उससे कम यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब एरिया ज़्यादा होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोला है। क्या बोला है देखो, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ गए। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑन। देखो नेचर ऑफ द मतलब क्या, मान लो एक एल्युमिनियम है एक सिल्वर है, ठीक, एक एल्युमिनियम है एक सिल्वर है, तो क्या डिस्टर्बेंस होने वाली है। मान लो ये कंडक्टर है और एक और कंडक्टर है, एक को मैंने एल्युमिनियम बोला एक को सिल्वर बोला। देखो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एल्युमिनियम सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों क्यों एक को बेस्ट बोला गया एक को सेकंड बेस्ट। अगर मैं यहाँ आयरन ले लूँ तो वो इन दोनों से बुरा कंडक्टर है, कॉपर ले लूँ तो आयरन से तो बेटर है लेकिन इन दोनों से बुरा है, ग्रेफाइट ले लूँ, बहुत सारे कंडक्टर है लेकिन सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है ब्रो, किसी में ज़्यादा तेज भाग रहा किसी में कम भाग रहा। तो ये क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी में तेज भाग रहा किसी में स्लो भाग रहा, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना यार, समझे बात को। तो ये मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है। देखो मैं तो एक्सप्लेन जरूर करूंगा बट आई वांट पर्सनली, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ, ये इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्यों एल्युमिनियम में तेज भागेगा कंपेयर टू आयरन और क्यों सिल्वर में तेज भागेगा कंपेयर टू एल्युमिनियम, ऐसा क्या है। तो ऐसा क्या नेचर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पर्सनली आई वांट कि आप बताओ, मैं आज ही बताऊंगा इस क्लास में, लेकिन यहाँ पे पॉज करके आप सोचना और बताना, ठीक। अभी मैं 5 मिनट के अंदर अपना वही लेक्चर आने वाला है कि क्यों, ठीक है, बट गाइस प्लीज समझना, ओके। तो नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कहाँ गया रे प्रॉपर्टी, इसमें 3 ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एक 4 में बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे, इसमें मे भी लिखा हो नहीं, देखो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे किसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का क्या काम है बोलो। देखो जैसे भी आप कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपने हीट को बढ़ा दिया, टेम्परेचर दिया, हीट इंक्रीज हो गया। जैसे हीट इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन्स के पास आए काइनेटिक एनर्जी। अरे आपके पास पैसे नहीं है, आप बैठे हो, आपके पास 10 लाख दे दे आपके माता पिता और बोले जाओ घूम के आओ, अभी नहीं, दिस इज अ पेंडेमिक, बट
आफ्टर दे दे, बोले जा घूम के आओ, तो क्या आप बैठ पाओगे अपने रूम में विथ 10 लाख रुपीज? नहीं। ठीक है, तो क्या होएगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा वो एकदम पागल हो जाएंगे, और पागल होने के कारण उसकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो वो आपस में बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो डिस्टर्बेंस अब क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा। तो इन आ कंडक्टर, देखो ये बहुत स्ट्रिक्ट लाइन है जो आपको फॉलो करना है। इन आ कंडक्टर, मैं क्या बोल रहा हूं, अंडरलाइन मारना, कंडक्टर। इन आ कंडक्टर जो डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज होगा, और इन आ सेमी कंडक्टर, इस बार मैंने क्या बोला, सेमी कंडक्टर, डिस्टर्बेंस डिक्रीज होगा। तो काम की बात क्या है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फॉर अ कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा फॉर अ कंडक्टर। बट फॉर अ सेमी कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। समझ गए? इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेंगे। पहले इन फॉर्मूला को कंबाइन करते हैं, दो फॉर्मूला को कंबाइन करते हैं। पहला फॉर्मूला जो मेरे को मिला वो मिला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मैंने बोला था ना मैं बता दूंगा, अब बताता हूँ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो मैं पढ़ा था कि लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड मैंने पढ़ा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, अगर ये दोनों को मैं क्लब कर दूं, करते तो व्हाट आई विल गेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए, ऐसा लिखूंगा। अभी एक और पर्सनैलिटी आ गया मेरे को, इसको भी ब्रेक करनी है। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा बच्चों, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा एक रजिस्टिविटी। क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। लिख लो, द रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हर कुछ लिखा नहीं मिलेगा, कुछ खोपड़ी में यहाँ भी हैंड टू हैंड लिखना है वो। और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, लिख ले। तो ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको प्रोनाउंस करते हैं RHO, रो, जबकि इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। ओके, इसके बेस्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। बट आई थिंक इतना काफ़ी है फॉर दिस क्लास। हमने ओम्स लॉ को पढ़ा, ठीक है। 1 मिनट, पहले हमने ओम्स लॉ को पढ़ा। ओम्स लॉ को समझने के बाद फॉर्मूलाज आए। क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। इसके बेस्ट 2 और फॉर्मूला थे। ओम्स लॉ सिंपली बोला कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया करंट से, एक प्रोपोर्शनैलिटी तोड़ के आया जिसका नाम रेजिस्टेंस हमने दिया। और रेजिस्टेंस के बारे में फिर पढ़ा कि ये एक प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को डिस्टर्ब करता है। फिर उस प्रॉपर्टी के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मेरे को 4 फैक्टर्स मिले और उन फैक्टर्स को कंबाइन करके एक फार्मूला बनाया, जो फार्मूला मेरे पास क्या आया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसके बेस 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं। जब अपन कभी ऑफलाइन मिलेंगे या व्हेन यू विल स्टडी फॉर हायर क्लास वीडियोस जो आपको इसी चैनल में मिलेगा, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन इस फार्मूला पे बेस्ड करते हैं हम लोग, ताकि आप जेईई एडवांस के लिए, नीट के लिए, केबीपीवाई के लिए, आईजीओएस के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास। ओके।